Good morning, students. I'm Dr. पूजा सक्सेना, जियोग्राफी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हमने भारत की मृदाओं का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने भारत में प्रचलित मृदा प्रकारों, उनका क्षेत्रवार वितरण और विभिन्न मृदा प्रकार के अंतर्गत उपजाई जाने वाली फसलों का आकलन किया। आज हम भारत की मृदा की समस्याओं, उन समस्याओं से होने वाले दुष्प्रभावों और उसके संरक्षण की विभिन्न विधियों के विषय में परिचर्चा करेंगे। देखिए, भारत की मृदा विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें कुछ समस्याएं क्षेत्रीय हैं, लोकल हैं, तो कुछ राष्ट्रीय हैं, नेशनल हैं, व्यापक हैं। समस्याओं की बात करें तो मृदा अपरदन यानी सोइल इरोजन, उर्वरता ह्रास यानी मिट्टी की उर्वरा क्षमता में कमी आना, मरुभूमि विस्तार यानी मरुस्थलीकरण, जल प्लावन यानी वाटर लॉगिंग, क्षारीय और लवणीय भूमि का विकास जैसे सलाइन और एल्कलाइन लैंड का विस्तृत होना, बंजर भूमि बैरन लैंड्स, और नगरीकरण के कारण भूमि पर पड़ने वाला दबाव जैसे कारक मृदा को विभिन्न समस्याओं से ग्रसित करते हैं। इन समस्त समस्याओं में जो सबसे गंभीर समस्या है वो है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जिसका प्रभाव कृषि क्षेत्र और उसके प्रोडक्शन उत्पादन पर पड़ता है, साथ ही साथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पर्यावरण अवकर्षण भी होता है, जैसे भूमि का समाप्त होना, उपजाऊपन में कमी आना, बैरन लैंड में वृद्धि होना, वनों का समाप्त होना, बाढ़ों की आवर्तिता में वृद्धि होना और अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु में परिवर्तन आना। भारत में लगभग 17 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर भूमि यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 53% भाग मृदा अपरदन से ग्रसित है। एक अनुमान ये कहता है कि हमारे देश में प्रति हेक्टेयर 2.5 से 288 टन मिट्टी अपरदित हो रही है। इस तरह लगभग 15 करोड़ एकड़ भूमि क्षतिग्रस्त हो चुकी है। एक दूसरे अनुमान के अनुसार भारत की लगभग 8 करोड़ हेक्टेयर भूमि जल और वायु के कटाव से ग्रसित है और प्रतिवर्ष औसतन वर्षा से भूमि की 1/8 सेंटीमीटर उपजाऊ भूमि नष्ट हो रही है। भारत में मृदा के ह्रास, मृदा के अपरदन के विभिन्न कारकों की समीक्षा करें तो देखिए, प्रदर्शित मानचित्र में वाटर इरोजन जल द्वारा मृदा का क्षय होने वाले क्षेत्र, वाटर लॉगिंग जल की अतिशयता से मृदा क्षय वाले क्षेत्र, सेलिनाइजेशन अल्कलाइजेशन लवणीय भूमि में वृद्धि के क्षेत्र, बैरन रॉकी स्टोनी वेस्ट के द्वारा भूमि का क्षय और विंड इरोजन वायु अपरदन से प्रभावित क्षेत्र आप देख रहे हैं। सामान्यतः मृदा अपरदन को हम 5 कारकों में कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे एक तो नेचुरल इरोजन, दूसरा फ्लूवियल यानी जलीय मृदा अपरदन, तीसरा एओलियन यानी वायु अपरदन, चौथा मेरीन इरोजन यानी समुद्री अपरदन और पांचवा एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन बाय ह्यूमन एक्शंस मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा होने वाला त्वरित अपरदन। इन विभिन्न अपरदन प्रकारों को हम 2 कारकों में विभक्त कर सकते हैं कि एक तो नेचुरल फैक्टर्स हैं और दूसरे ह्यूमन फैक्टर्स हैं। जो नेचुरल फैक्टर्स हैं उसमें जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो है सबसे पहला तो वाटर इरोजन जल द्वारा होने वाला अपरदन, मृदा अपरदन, और दूसरा वायु द्वारा होने वाला मृदा अपरदन। देखिए, जल द्वारा होने वाला जो मृदा अपरदन है वो 4 रूपों में आप देखेंगे। पर्तीय अपरदन यानी शीट इरोजन, रिल इरोजन, अवनालिका अपरदन यानी गली इरोजन, तटवर्ती अपरदन के रूप में। परत मृदा अपरदन यानी शीट इरोजन क्या होता है कि वनस्पति विहीन और जो ढलवां क्षेत्र हैं वहाँ भूमि की संपूर्ण परत ही मृदा विहीन हो जाती है। दूसरी तरफ जो रिल मृदा अपरदन है उसमें भूमि पर छोटी छोटी नालियां बनती हैं जल के प्रवाह से और वो धीरे धीरे चौड़ी होने लगती हैं। अवनालिका अपरदन गली इरोजन जो है वो रिल इरोजन का ही विस्तृत रूप होता है, जब बनी हुई नालियां मृदा को काटती हुई कठोर शैलों तक पहुंच जाती हैं और स्थायी रूप से अपरदन प्रारंभ कर देती हैं। वो गली इरोजन के अंतर्गत आता है। इसी तरह से जो तटवर्ती अपरदन है वो बहते जल द्वारा अपनी सतह की ऊंचाई पर मिट्टी को काटना, विशेषकर नदियों के किनारों तक, जिससे ऊपर की मिट्टी बहती जाती है। तो तात्पर्य ये है कि जल द्वारा होने वाला जो अपरदन है वो बहुत एक्सटेंसिव एरिया पर होता है
और मूलतः उन क्षेत्रों में होता है जहाँ ज़्यादा वर्षा की प्राप्ति होती है, जहाँ तीव्र ढाल होते हैं, रिवर्स का अच्छा फ्लो होता है और वनस्पति आवरण में कमी होती है। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो जल अपर्दन की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। According to estimates by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), the loss due to water erosion is 53.34 million hectares annually. यानी ICAR का अनुमान ये कहता है कि वार्षिक क्रॉप में प्रति वर्ष 53.34 मिलियन हेक्टेयर पर जल मृदा अपर्दन हो रहा है, और जिसमें 18 स्टेट्स जो राजस्थान के हैं वो रेवाइन स्प्रेड की दृष्टि से सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। यदि हम मुख्य स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात जो हैं वो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अवनालिका और रेवाइंस का जो विस्तार है उसके द्वारा मृदा का बहुत बड़ी मात्रा में क्षय हो रहा है। The aerial survey carried out for Chambal Development Scheme has shown that the area covered by ravines up to 4.5 to 6 meter depth is about 50,600 hectares. In Madhya Pradesh, about 4 to 8 lakh hectares are affected by deep gullies and ravines along the banks of river Chambal and Kali Sindh. Out of this, about 2.4 lakh hectares are in the districts of ग्वालियर, मुरैना एंड भिंड। यानी मध्य प्रदेश में 4 से 8 लाख हेक्टेयर भूमि गहरी अवनालिकाओं से पटी हुई है, और विशेष रूप से जो जिले हैं वो हैं ग्वालियर, मुरैना और भिंड। इन उत्तर प्रदेश द रेवाइंस आर मोस्टली अलोंग द बैंक्स ऑफ द चंबल, द यमुना, द गोमती, सोन एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। और जो मुख्य अफेक्टेड ज़िले हैं आगरा, इटावा एंड जालून आर द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। According to another estimate, the Chambal Yamuna Badlands, covering of a total area of about 32 lakh hectares, are the result of 1,000 years of soil erosion, wherein 0.25 tons of soil is being removed every day. In Tamil Nadu में ravines are common in South Arcot, North Arcot, Kanyakumari, Tiruchirappalli, Salem, Chingalput and Coimbatore districts. इसी तरह in West Bengal, numerous gullies and ravines exist in the upper catchment areas of the Kangsabati River in Purulia district. In Bihar, river courses of the Ganga, the Gandak, the Kosi and the Son are affected by ravines. तो तात्पर्य ये है कि जल द्वारा होने वाला जो अपर्दन है वो बहुत व्यापक तौर पे विस्तृत है। अब हम बात करें वायु अपर्दन की। वायु अपर्दन देखिए मूलतः शुष्क, वनस्पति विहीन और असंगठित क्षेत्रों में होता है। तो जो तीव्र प्रवाहित वायु है वो एक स्थान से मृदा को प्रवाहित करके दूसरे स्थान पर जमा करती है, उससे उस स्थान को बहुत ज़्यादा हानि होती है जहाँ से अपर्दन होता है, और ये क्रम जब निरंतर चलता रहता है तो मृदा विनाश का कारण बनता है। भूमि की उपजाऊ परत समाप्त होने लगती है। जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात के जो अर्धशुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर वायु द्वारा मृदा अपर्दन एक बहुत बड़ी समस्या है। अब हम बात करें त्वरित मृदा अपर्दन। त्वरित मृदा अपर्दन कोई अलग प्रकार नहीं है, बल्कि जो हमने प्रकार गिनाए उन्हीं का तीव्र गति से घटित होना है। और तीव्रता से घटित किसके द्वारा होता है? मानवीय क्रियाओं के द्वारा। जैसे मतलब आप कहें कि ये कृत्रिम मृदा अपर्दन है। विस्तृत क्षेत्रों में जो डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, वनोन्मूलन होता है, तो उसके फलस्वरूप भी विस्तृत क्षेत्र जो है वो मृदा अपर्दन की चपेट में आता है। इसी तरह बात करें भूमि स्खलन और निक्षालन द्वारा, लीचिंग द्वारा, तो भूस्खलन में भूमि का एक खंड जो है विखंडित होकर अलग हो जाता है। तो ऐसी जो क्रिया है वो या तो पर्वतीय ढालों पर होती है या उन क्षेत्रों में जहाँ अवैज्ञानिक तरीके से भूमि खुदाई कर दी गई है खनन जैसी क्रियाओं के लिए। जबकि जो निक्षालन है, लीचिंग, उसमें घुलनशील लवण अंतःस्राव क्रिया द्वारा भूमि के नीचे चले जाते हैं। तो उससे क्या है कि मृदा की जो टॉप सॉइल है उसमें खनिज लवणों की कमी हो जाती है और वो अनुपजाऊ हो जाते हैं। तो भारत में यदि हम मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो चंबल और यमुना नदियों की घाटियाँ, शिवालिक के दक्षिण ढाल, लघु और वृहद हिमालय, पश्चिमी और पूर्वी घाट,
छोटा नागपुर पठार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र, इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरोजन के द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र हैं। विंड इरोजन के द्वारा प्रभावित क्षेत्र पश्चिमवर्ती शुष्क शुष्क क्षेत्रों में, गली इरोजन के द्वारा गली एंड शीट, देन शीट इरोजन, जैसे विभिन्न प्रकार इसमें प्रदर्शित हैं। तो जो मुख्य क्षेत्र अंकित किए गए वो चंबल यमुना नदी के घाटियाँ, शिवालिक के दक्षिण ढाल, लघु और वृद्ध हिमालय, पश्चिमी और पूर्वी घाट, छोटा नागपुर पठार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के एरिड सेमी एरिड एरियाज जो हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो तात्पर्य ये है कि मृदा अपरदन, मृदा का क्षय होना मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इसके प्रभाव देखें तो इससे भूमि पर गर्त, नालियाँ और बीहड़ डेवलप हो जाते हैं। पूरा क्षेत्र असमतल और मानव उपयोग के फिर अयोग्य हो जाता है। पर्वतीय ढालों से मिट्टी समाप्त हो जाती है, अपरदन की गति तीव्र हो जाती है। भूमि कटाव से वनस्पति की जो जड़ें हैं उनसे मृदा हट जाती है, तो क्षेत्र वनस्पति विहीन होने लगता है। और पर्वतीय ढालों पर यह क्रिया ज़्यादा होती है, लेकिन समतल क्षेत्र भी इससे विमुक्त हो ऐसा नहीं है। मृदा का फर्टिलिटी कम हो जाती है और पानी के द्वारा ज़्यादा मात्रा में मिट्टी कटकर बह जाती है। चारागाह समाप्त हो जाते हैं, मरुस्थलीकरण होने लगता है, बाढ़ और सूखे के प्रकोप में एकाएक वृद्धि आने लगती है। तो मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है जिसके संरक्षण की महती आवश्यकता है। तो संरक्षण की दृष्टि से विभिन्न विधियाँ उपयोग में ली जा सकती हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कवर एंड प्रोटेक्टिव एफॉरेस्टेशन, यानी जो वनस्पति आवरण है उसका विकास करना और संरक्षात्मक तरीके से वृक्षारोपण करना, हरित पट्टियों का विकास करना, खेतों के चारों ओर और मध्य झाड़ियों का विस्तार करना, सघन वृक्षों की कतारें विकसित करना, मरुस्थल के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं या खेतों के जो वायुन्मुख क्षेत्र हैं या नगर के चारों ओर भी इस तरह से ग्रीन जोन्स बनाना इसके अंतर्गत सम्मिलित है। दूसरा स्ट्रिप क्रॉपिंग यानी पट्टीदार कृषि। तो फसलों को समोच्च रेखाओं पर पंक्तियों के क्रम में बोया जाता है, जिससे प्रवाहित जल का वेग कम हो जाता है और सिल्ट अपरदन रोधी पट्टियों में एकत्रित हो जाती है, जिससे मृदा अपरदन फिर घटने लगती है। टेरेसिंग, वेदिकाकरण करना, यानी पर्वतीय ढालों पर भूमि का कटान क्योंकि ज़्यादा होता है तो वहाँ सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाएं। ये एक उत्तम कृषि प्रकार है, उससे मृदा अपरदन घटता है। हम देखते ही हैं चाय के सीढ़ीनुमा बागान ढालों पर सफलतापूर्वक उगाए जाते हैं। देन शस्यानुवर्तन यानी फसल चक्रीकरण। भूमि पर यदि एक ही तरह की फसल उगाई जाती है तो अनेक लवण, रासायनिक और जैविक तत्वों की कमी प्राकृतिक रूप में होने लगती है। तो मृदा में विभिन्न तत्वों का संतुलन बना रहे, इसलिए ज़रूरी है कि फसलों का रोटेशन किया जाए। और उचित रोटेशन यदि हम करेंगे तो उससे मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। जैसे यदि हम दूसरी फसलों के साथ दालों या घनी उगने वाली फसलों को भी उगाएं तो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है, मृदा को सुरक्षा प्राप्त होती है, उसका अपरदन कम होने लगता है। देन कंट्रोल ऑफ गलीज, अवनालिकाओं पर नियंत्रण रखना। तो अवनालिकाओं का निर्माण जो है अपवाह की प्रक्रिया से होता है, तो अपवाह को ही नियंत्रित किया जाए, जल को रोका जाए, उसका पथ परिवर्तित किया जाए, वेजिटेशन कवर बढ़ा दिया जाए और नवीन संरचनाएं बनाकर अपरदन को रोकने का प्रयास किया जाए। देन समोच्च कृषि, एग्रीकल्चर अलोंग कॉन्टूर्स, तो इसमें खेतों की जुताई विशेष प्रकार से की जाती है जिससे मृदा बहकर ना चली जाए। तो जहाँ भी खेतों में ढलान है वहाँ समोच्च कृषि की जानी चाहिए, जिससे मृदा कणों के ढाल है उसमें प्रवाह न हो। जब खेती ढलान के समोच्च के अनुरूप होगी तो प्रत्येक जो नाली है वो ढलान की ओर बहने से रोकने के लिए खुद ब खुद अवरोध बंद के रूप में उपस्थित हो जाती है। देन कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, पशुचारण पर नियंत्रण। पशुओं के जो खुर होते हैं उससे मृदा असंगठित होती जाती है, फिर अपरदित होने लगती है ज़्यादा। तो जो पशुचारण है वो एक सीमित क्रम में किया जाए, उसके लिए एक व्यापक योजना बने और जिससे होने वाले नुकसान पर नियंत्रण पाया जा सके। देन फ्लड कंट्रोल, तो बाढ़ द्वारा भूमि की जो ऊपरी परत है उसकी मिट्टी बह जाती है,
तो यद्यपि जहाँ इसका जमाव होता है वहाँ उपजाऊपन में वृद्धि होती है, फिर भी विस्तृत क्षेत्र में इससे मृदा क्षरण होता है। तो नदियों पर बांध बनाकर नदी जल के उपयोग को लेकर हम इसमें कमी ला सकते हैं। और जो बाढ़ क्षेत्र हैं उनमें मीडोज़ भी, घास के जो मैदान होते हैं उनको विकसित करें, उससे भूमि रक्षा हो सकती है। अब यूज़ ऑफ मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, आप जानते हैं पौधों की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, तो उस पर रिसर्च हो, और भूमि मृदा का जो गठन है, उसकी जो संरचना है, जल धारण क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग उर्वरकों का निर्धारण हो, रासायनिक उर्वरकों का, और जैविक अपशिष्ट जैसे कि पत्तियां हैं, डंठल हैं, उनका भी भरपूर उपयोग किया जाए। देन प्रॉपर लैंड यूटिलाइजेशन, समुचित भूमि उपयोग किया जाए। प्रत्येक क्षेत्र का जियोडैटिक सर्वे हो और भूमि को श्रेणीबद्ध किया जाए। वनीय क्षेत्र, चारागाह कृषि क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, पशुचारण क्षेत्र। तो इस तरह से हम मृदा की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। मेंटेनिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, तो इस हेतु भूमि की रासायनिक संरचना का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो फसलों का उचित चयन हो, उनका चक्रीकरण हो, मृदा की ऊपरी परत के बहाव को रोकने के प्रयास किए जाएं, ह्यूमस को बचाए रखना भी ज़रूरी है, और अधिक सिंचाई जो है वो भूमि में जो कि क्षारीयता का विकास करती है, जिससे भूमि व्यर्थ हो जाती है। तो भूमि का जो बंजर होने से रोकने के लिए विशेष उपाय किए जाएं। हम सॉइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी की बात करें तो देखिए, ये क्षेत्र देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार से अपर्दन होने वाले क्षेत्र को इंगित किया गया है। डेंस फॉरेस्ट एरियाज, रेवाइंस का एरियाज, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिवालिक हिल्स, मॉडरेट विंड इरोजन एंड सीवियर विंड इरोजन। अब हम बात करें सॉइल सैलिनिटी एंड सॉइल एल्कलिनिटी की। देखिए, सैलिनाइजेशन और एल्कनाइजेशन के एरियाज। सॉइल सैलिनिटी या सॉइल एल्कलिनिटी जो है वो ओवर इरिगेशन का रिजल्ट होती है, विशेषकर कैनाल इरिगेटेड एरियाज में। तो इन कैनाल इरिगेटेड एरियाज प्लानिटी ऑफ द वाटर इज अवेलेबल एंड द फार्मर्स इंडल्ज इन ओवर इरिगेशन ऑफ देयर फील्ड्स। नहरी सिंचाई क्षेत्रों में क्योंकि पानी बहुलता से उपलब्ध है, तो किसान ज़्यादा सिंचाई करने लगते हैं, और under such conditions the groundwater level rises and saline and alkaline consisting of salts, sodium, calcium and manganese appear on the surface as a layer of white salt through capillary action। तो उससे क्या होता है कि भूमिगत जल स्तर बढ़ जाता है, और उसमें मौजूद जो साल्ट्स हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीज, वो ऊपरी सतह पर वाइट सॉल्ट के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। एल्कलिनिटी इम्प्लाइज द डोमिनेंस ऑफ सोडियम साल्ट्स, एस्पेशली सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की मात्रा के बढ़ने से इस तरह की एल्कलाइन सॉइल की समस्या क्रिएट होती है। एरियाज देखें, जैसे इन उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, सेमी एरिड एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड कोस्टल एरियाज ऑफ ओडिशा, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल आर फेसिंग द प्रॉब्लम। The western part of Uttar Pradesh is one of the worst sufferer area from alkalinity. तो जो ये ओवर इरिगेशन है, इन इंदिरा गांधी कैनाल विच हैज़ टर्न राजस्थान इनटू ग्रैनरी, जिसने राजस्थान को अन्न क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया, इट हैज़ गिवन बर्थ टू सीरियस प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी टू। Alkali soils are met with almost all over the state of Maharashtra. In Gujarat, the area around the Gulf of Khambat is affected by sea tides carrying silt-laden deposits. तो तात्पर्य ये है कि सॉइल सैलिनिटी और जो एल्कलिनिटी है उसके बहुत वर्स्ट इम्पैक्ट मृदा के ऊपर पड़ते हैं। जैसे ये मृदा की फर्टिलिटी कम कर देती है, उपजाऊपन कम कर देती है, उससे क्रॉप फेल्योर होने लगता है, कल्टीवेशन तो पॉसिबल ही नहीं है सलाइन लैंड्स में। इसी तरह से चॉइस लिमिटेड कर देती है क्रॉप्स की। फिर हम उन्हीं फसलों को उगा सकते हैं जिनका हाई टॉलरेंस है एल्कलिनिटी के प्रति, जैसे कॉटन है, रेप है, बार्ले है, या जो मीडियम टॉलरेंट क्रॉप्स हैं जैसे कि वीट, राइस, लिंसिड, पल्सेस, मिलेट्स, इन्हीं को ही सिर्फ उगाया जा सकता है।
क्वालिटी ऑफ फॉडर यानी जो चारा है उसका भी जो गुणवत्ता है वो बहुत पुअर हो जाती है। इसी तरह से बिल्डिंग और रोड कंस्ट्रक्शन में भी ऐसे एरियाज़ में कमी आती है जो लवणीय हो जाते हैं। इट कॉजेज़ फ्लड्स ड्यू टू रिड्यूस्ड इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि पानी जो इम्बाइब होता है नीचे उसकी क्षमता में कमी आती, नमी धारण क्षमता में, जो क्रॉप डैमेज तो करता ही है और साथ ही साथ एडजॉइनिंग एरियाज़ में फ्लड्स का कारण भी बनता है। तो मृदा अपरदन अपने आप में एक गंभीर समस्या है और उसके निराकरण हेतु विभिन्न प्रयास भारत सरकार द्वारा भी किए गए हैं, जिनमें से हम कुछ की बात करें तो जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम SHS विकसित किया गया, जो कि जिसमें ए फार्मर गेट्स ए सॉइल हेल्थ कार्ड विच प्रोवाइड्स वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी की जो क्वालिटी है वो किस प्रकार की है, इससे संबंधित एक सॉइल हेल्थ कार्ड किसान को दिया जाता है, जिसमें क्या चीज़ें होती हैं, जैसे टाइप ऑफ सॉइल, आपकी मिट्टी का प्रकार कैसा है, न्यूट्रिएंट कंटेंट उसमें कैसे हैं यानी पोषक तत्व कैसे हैं, और उसकी फर्टिलिटी के लिए यानी उसका उपजाऊपन बनाए रखने के लिए कौन कौन से फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड होंगे, उसके विषय में उसमें जानकारी होती है। इसके अलावा जो फसल लगाएंगे उसकी टेम्परेचर और रेनफॉल सूटेबिलिटी यानी अनुकूलता तापमान और वर्षा के प्रति कितनी है, तो प्रॉपर जानकारी जो है इस हेल्थ कार्ड में होती है और उसके द्वारा मृदा अपरदन पर नियंत्रण लगता है। दूसरी हम स्कीम देखें, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी NPSHF। इसी तरह नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NAMSA, देन रेनफेड एरिया डेवलपमेंट RAD, देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, देन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट WDPSCA, जो कि हिल स्लॉप्स को प्रोटेक्ट करता है, देन नाबार्ड लोन्स जो कि जो स्मॉल रिवर वैलीज होती हैं उनमें लॉन्स की सुविधा प्रदान करता है। 2001 से स्कीम शुरू की गई जो बहुत सक्सेसफुली चल रही है। तो तात्पर्य ये है कि मृदा जो कि सबसे महत्वपूर्ण घटक है, कृषि की गुणवत्ता भी मृदा की गुणवत्ता पर ही आधारित होती है, इसलिए मृदा क्षय को रोकना, उसके संरक्षण हेतु विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करना अति आवश्यक होता है।